हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे रिसेंट में यमन और यूएई के बीच में बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स को। इसी कॉन्टेक्स्ट में सऊदी का इन्वॉल्वमेंट और सऊदी के द्वारा रिटेलिएशन में यमन के ऊपर किए गए अटैक्स को, और किस तरीके से यमन में जो हाउदी रेबल्स प्रेजेंट है वो यहाँ पर उन्होंने यूएई के अगेंस्ट एक एग्रेसिव स्टेप्स उठा करके पिछले कुछ रिसेंट मंथ में पहले उनके शिप को कैप्चर किया, और फिर रिसेंटली में अबू धाबी के आसपास जो ड्रोन अटैक किया गया है उस ड्रोन अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर यमन हाउथी रेबल्स के द्वारा ली जा रही है यहाँ पे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यमन और ये जो गल्फ रीजन में जो प्रेजेंट कंट्रीज हैं इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के क्या चैलेंजेस हैं, और साथ ही साथ उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस गल्फ रीजन पे, इंडिया किस तरीके से प्रभावित होगा इस सेंस में, इसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करने का काम करेंगे आज के इस टॉपिक को। और आज डिस्कस करेंगे यमन क्राइसिस एंड गल्फ चैलेंज फॉर इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले यहाँ पर हाउतीज जो कि एक यमन का रेबल ग्रुप है। हाउतीज कौन होते हैं, सबसे पहले इनके कुछ पास के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 2014 से ही आपका यमन जो है वो एक मल्टी साइडेड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फेस कर रहा है, जिसमें इस कॉन्फ्लिक्ट में यमन के अंदर केवल लोकल एक्टर्स नहीं है, यानी कि केवल डोमेस्टिक लेवल पर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। इस कॉन्फ्लिक्ट में लोकल के साथ साथ जो रीजनल कंट्रीज हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले सऊदी अरब, यूएई और बाकी कुछ इंपोर्टेंट कंट्रीज की, कतर, बहरीन, ईरान, ये सब जो आसपास इसके इंपोर्टेंट कंट्रीज प्रेजेंट है वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। और फिर उसके बाद लंबे समय तक इस रीजन में इंटरनेशनल एक्टर्स जैसे कि यूएसए, रशिया, इनका भी इंटरेस्ट रहा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यमन एक तरह का प्लेग्राउंड है। अब हाउती रेबल्स कौन है इसमें? देखो, हाउती रेबल्स जो हैं ये आपके ग्रुप हैं जो यहाँ पर जैदी शिया मुस्लिम्स की कैटेगरी में ये क्लासिफाई किए जाते हैं। और ये जैदी शिया मुस्लिम्स में जो ये कैटेगराइज किए जाते हैं, इनका रूल इस यमन के ऊपर 1000 साल से ऊपर तक रहा है। लेकिन उसके बाद रिसेंट कुछ ईयर्स में, पिछले 50 सालों के दौरान आप कह सकते हैं कि इनकी जो पावर शेयरिंग थी, इनकी पावर शेयरिंग में जो पार्टिसिपेशन था वो आपका सिग्निफिकेंटली कम हुआ था, जिस वजह से ये जो ग्रुप है ये ग्रुप काफी वीक हो गया था। अरब स्प्रिंग जब 2011 में आया था तो उस अरब स्प्रिंग का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपका यमन के ऊपर भी पड़ा था, और यमन में भी एक तरीके से मूवमेंट चला, एक तरीके से रिवॉल्यूशन चला यमन के अंदर रिवॉल्यूशन लाने के लिए। तो उसी समय पर जो यमन में 2012-13 के समय पर जो आपके प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था अली मोहम्मद साले, ये 30 साल से ऊपर इनको रूल करते हुए हो गए थे। और अरब स्प्रिंग के प्रोसेस में हाउदी रेबल्स ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट चालू कर दिया, और प्रोटेस्ट चालू करने के बाद इनको गद्दी से हटा दिया था। इनको गद्दी से हटाए जाने के बाद इन्हीं के अंडर जो काम कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट जो थे, जिनका नाम था मंसूर हैदी। तो मंसूर हैदी जो है वो यहाँ पर उनको नेक्स्ट प्रेसिडेंट यमन का बनाया गया, बट मंसूर हैदी के काम से भी हाउदी रेबल्स संतुष्ट नहीं हुए, और उसके बाद मंसूर हैदी के अगेंस्ट भी इन्होंने अपने रिवॉल्यूशन को स्टार्ट कर दिया। और मंसूर हैदी को भी यहाँ पर गद्दी से हटाते हुए हाउदी रेबल्स ने यहाँ पे जो कैपिटल है यमन की, उस कैपिटल सना के ऊपर कैप्चर कर लिया। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा ये सब हाउदी कौन से एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं, हादीस के अंदर हादीस के जो सपोर्टर्स हैं वो किस एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक तरीके से डोमेस्टिक सिविल वॉर की सिचुएशन बनी हुई है यमन में आफ्टर द इवेंट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग। और उसके बाद हाउदी रेबल्स ने पावर नेगोशिएट करने की कोशिश करी अली मोहम्मद साले के साथ भी और मंसूर हदीस के साथ भी, लेकिन कोई कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाए। और जब नहीं पहुंच पाए तो सना कैपिटल में पहुंच के हादी को यहाँ पर हाउस अरेस्ट में इन्होंने रख लिया। जब ये इवेंट्स हो रहे थे तो इस इवेंट में ऐसा एलिज किया जाता है कि इस प्रोसेस में ईरान हाउदी रेबल्स को यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा था। अब ईरान हाउदी रेबल्स को क्यों सपोर्ट करेगा? क्योंकि देखो, ईरान में भी जो मेजोरिटी है वो आपकी शिया मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, और जो हाउदी रेबल्स भी हैं हमारे, वो आपके जैदी शिया मुस्लिम्स भी हैं। तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में ईरान जो है वो हाउदी रेबल्स को सपोर्ट करके अपनी डोमिनेशन को बढ़ाना चाहता है इस पूरे गल्फ रीजन में। क्योंकि अगर शिया
मुस्लिम्स का यहाँ पर रूल होगा यमन के अंदर, तो कहीं ना कहीं ईरान के लिए एक अच्छी बात होगी। एट द सेम टाइम ये अगर हाउदी रेबल्स का डोमिनेशन होता है यमन के अंदर, तो ये सऊदी अरब के लिए, यूएई के लिए, इन सब देशों के लिए एक बैड न्यूज होगी, क्योंकि ये सब जो देश हैं वो सब आपके सुन्नी मेजोरिटी देश हैं आपके, यानी कि यहाँ पर सुन्नी जो मुस्लिम्स हैं उनकी मेजोरिटी है। तो इस वजह से यहाँ पर पूरे गल्फ रीजन में हमें पता है कि शिया वर्सेस सुन्नी का एक कंट्रोवर्सी, एक कॉन्फ्लिक्ट, कितना इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट है। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर ये शिया मुस्लिम्स यहाँ पे रूल में आते हैं, तो सऊदी अरब के अंदर जो एक तरीके से सेपरेटिस्ट टेंडेंसी देखी जाती है साउथ में, वहां पे भी शिया प्रेजेंट है। और हाउदी रेबल्स के द्वारा यहाँ पर इन शिया को भी सपोर्ट एक्सटेंड किया गया था। अब इसमें कहीं ना कहीं ईरान का भी रोल था, क्योंकि ईरान चाहता है भाई कि सऊदी अरब में अनस्टेबिलिटी आए, केओस आए। सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो रिलेशन है वो काफी लंबे समय से खराब रहे हैं, इनकी एक पूरी हिस्ट्री रही है। तो हाउदी रेबल्स जब ईरान के सपोर्ट के थ्रू यहाँ पे सिया जो सेपरेटिस्ट हैं सऊदी अरब के अंदर, उनको जब सपोर्ट करते हैं, तो सऊदी अरब भी इन्वॉल्व हो जाता है, और सऊदी अरब का एलाई यूएई भी इन्वॉल्व हो जाता है इस पूरे प्रोसेस में, ईरान के अगेंस्ट और हाउदी रेबल्स के अगेंस्ट। और तब से लेकर के अब तक इस पूरे ब्लॉक में इस हाउदी रेबल्स और इन सभी देशों के बीच में एक कंटिन्यूअसली एक जो सिचुएशन है वो इंटेंस होती ही जा रही है। और इसी प्रोसेस में सऊदी अरब ने यहाँ पर काफी कोशिश करी हाउदी रेबल्स को हटाने की, हाउदी रेबल्स के अगेंस्ट फ्रीक्वेंट अटैक करके इनको कंट्रोल करने की, बट अभी भी ये फेल हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। और एट द सेम टाइम हाउदी रेबल्स टाइम टाइम से रिटेलिएट करते रहते हैं, जैसे कि हमने मार्च 2021 के समय पे भी देखा था कि ऑयल फैसिलिटीज सऊदी अरब के ऊपर रियाद में यहाँ पर अटैक किया गया था बैलिस्टिक मिसाइल से हाउतीज के द्वारा। और अब उसी कॉन्टेक्स्ट में अभी हम देख रहे हैं कि रिसेंटली में ये अटैक्स फिर बढ़ गए, जब यहाँ पर अबू धाबी में एक्सप्लोजन हुए रिसेंटली में, जिसमें 2 भारतीयों की भी मौत हो गई और साथ ही साथ एक पाकिस्तानी की भी डेथ हुई थी यहाँ पर। और इसी प्रोसेस में यहाँ पर यूएई के ऊपर ये ड्रोन अटैक्स किया गया है हाउदी रेबल्स के द्वारा। इससे पहले भी हाउदी रेबल्स के द्वारा एक शिप था यूएई का, जिस शिप का नाम था आपका रोआबी शिप। उस रोआबी शिप को अभी पिछले महीने ही कैप्चर कर लिया गया था। उसको जब कैप्चर किया गया था तो उसको ये कह के कैप्चर किया गया था कि ये शिप जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट को कैरी कर रहा है, और ये ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट को कैरी कर रहा है जिसका इस्तेमाल यूएई करेगा हाउथीज के अगेंस्ट यहाँ पर एक्शन लेने के लिए। और जब ये रोआबी शिप कैप्चर हुआ था तो उसमें भी जो क्रू मेंबर्स थे, उस क्रू मेंबर्स में से आपके 7 इंडियंस थे। तो इस तरीके से रोआबी शिप को कैप्चर करना हाउतीज के द्वारा, फिर अबू धाबी के ऊपर ये अटैक किया जाना, ये दिखलाता है कि किस तरीके से यमन और यूएई के बीच में जो क्राइसिस है वो क्राइसिस आपका यहाँ पर इंटेंस होते चले जा रहे हैं। और इसमें एक जो इस पूरे क्षेत्र की जियो सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी भी यहाँ पर उसको थ्रेट पहुंच रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने रिक्वेस्ट भी करी थी कि भाई जो शिप है उस शिप को छोड़ दिया जाए, रोआबी शिप जिसको कैप्चर किया गया था उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो हाउती रेबल्स हैं उनके द्वारा यही कहना था कि भाई इस शिप में जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ होना है। और आप यूएन के ऊपर भी इन्होंने कहा था कि यूएन जो है वो मर्डरस का साइड लेता है, ये इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने वालों को सपोर्ट करता है, तो हम नहीं छोड़ेंगे। और उसी के बाद यहाँ पर उसी के बाद रिटेलिएशन में सऊदी अरब ने काफी सारे फैसिलिटीज पर यहाँ पे अटैक किया था उसके बाद। और उस पे अटैक होने के बाद यहाँ पर सिचुएशन इंटेंस हो गई। और इस अटैक में फिर यूएई ने भी यहाँ पर इस प्रोसेस में एक एग्रेसिव अटैक लॉन्च किया था ऑयल रिच साउथ ईस्टर्न प्रोविंस जो है शोआबा और मरीब का, वहां पर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो सिचुएशन है दोनों ही ग्रुप के बीच में, वो दोनों ग्रुप के बीच में इंटेंस होती जा रही है, एस्केलेट होती जा रही है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस पूरे गल्फ रीजन में इस तरह से अगर क्राइसिस बनी रही, उससे अगर इनस्टेबिलिटी आई, तो उससे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। लेकिन उससे पहले मैं आपको यमन की ज्योग्राफी दिखा देता हूँ, कौन कहाँ पे यमन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका यमन वाला रीजन। और यमन वाले रीजन में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्षेत्र है सारा का सारा, ये है यमन की कैपिटल सना। और सना
क्षेत्र पर अभी जो है वो हाउतीज लोगों का कंट्रोल्ड है पूरी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारे रीजन्स में, और ये जो एकदम ये क्षेत्र देख रहे हैं आप, मोर क्लैरिटी के लिए एक और मैप हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन से क्षेत्र में हाउथीज का कंट्रोल है। तो यस, इस मैप में हमें क्लियर दिख सकता है कि हाउथीज और जो हदीस के सपोर्टर्स हैं, लॉयलिस्ट हैं, उनके बीच में ये डोमेस्टिक सिविल वॉर चल रहा है। तो जितना भी आप ये ग्रे कलर से मैप्ड रीजन देख रहे हैं, इन सब रीजन पे या तो हाउथीज का कंट्रोल है या फिर इन्फ्लुएंस है। और ये जो रेड कलर से देख रहे हैं आप, इस सभी रीजन के ऊपर जो हादीज हैं प्रेसिडेंट, उनके लॉयलिस्ट और उनके सपोर्टर का एक तरीके से कंट्रोल है। और इस तरीके से हाउदीज और हदीस सपोर्टर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जहां पे हदीस सपोर्टर को सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों का सपोर्ट प्राप्त है, तो वहीं पर हाउथीज को ईरान जैसे देशों का सपोर्ट प्राप्त है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो लड़ाई है वो लड़ाई चलती चली जा रही है कंटिन्यूसली। जो ब्लैक ब्लैक डॉटेड रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर, वहां पे अलकायदा का भी इन्फ्लुएंस है। इस देश में कुछ इंडिपेंडेंट लोकल मिलिशियाज भी है, और कुछ जो दोनों ही कलर से आप सिटीज देख रहे हैं वो कंटेस्टेड सिटीज हैं, जहां पे जिसके कंट्रोल के लिए दोनों ही ग्रुप अभी भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और इस तरीके से पूरे यमन में एक क्राइसिस बना हुआ है, एक क्राइसिस की स्थिति यहाँ पर पूरे यमन के अंदर हमें बनी हुई है। अब कंसर्न्स क्या है, यमन में अगर ये क्राइसिस बनी रहती है तो उसको उसकी वजह से क्या कंसर्न हो सकते हैं। तो देखो, यमन एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि यमन के पास ही रेड सी और गल्फ ऑफ एडन है, जहां से वर्ल्ड का अच्छा खासा ऑयल शिपमेंट पास होता है। जैसे कि आपको मैं मैप में दिखाऊं, तो ये यमन है, और यमन के ही साउथ में गल्फ ऑफ एडन है, और गल्फ ऑफ एडन के इधर रेड सी है, और इधर ही सुएज कैनाल है ऊपर। तो यूरोप से जो ट्रेड होता है पूरा का पूरा वो इसी रूट के थ्रू होता है। इंडिया हम इसी, ये पाकिस्तान देख सकते हैं आप, तो गल्फ ऑफ एडन से होते हुए हम यहीं पे इंडिया चले जाते हैं। फिर इसी तरीके से अगर यमन में क्राइसिस बनी रहेगी तो ये रूट को एक्सेसिव थ्रेट पहुंच सकता है, और वर्ल्ड का अच्छा खासा ऑयल शिपमेंट इसी रीजन से पास होता है। तो उस वजह से यमन में अगर क्राइसिस बनी रहेगी तो इस रूट को भी अच्छा खासा थ्रेट पहुंचेगा। दूसरी बात, यहां पर बात करें तो जो अदर टेररिस्ट एक्टर्स हैं जैसे कि अलकायदा और आईएस, यहां पर इनका भी प्रेजेंस जब इस देश में बढ़ रहा है तो उससे वेस्ट की चिंताएं भी बढ़ती हैं। उनको अटैक्स के थ्रेट यहाँ पे कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे हाउथीज ने क्रॉस बॉर्डर अटैक भी करना चालू कर दिया है, राइट। और इस वजह से भी एक कंसर्न है वेस्ट के लिए भी और दूसरे कंट्रीज के लिए भी। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट रीजनल पावर स्ट्रगल है ईरान और सऊदी अरब के बीच में। तो इस वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फ्यूचर में और भी ज्यादा इंटेंस हो सकती है, जिसका प्रभाव पूरे के पूरे गल्फ रीजन पे पड़ेगा। अब ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये है पर्शियन गल्फ वाला रीजन। और अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर इस रीजन में इंस्टेबिलिटी के मायने इंडिया के लिए क्या हो सकते हैं, इंडिया के लिए क्या चिंताएं यहाँ पर बढ़ सकती हैं अगर ये रीजन यहाँ पे इसी तरीके से इन क्राइसिस की वजह से, इन एक तरीके से एक दूसरे पे वॉर की वजह से, सऊदी अरब और ईरान के बीच में डिफरेंसेस की वजह से जब ये रीजन इनस्टेबल बनेगा पर्शियन गल्फ वाला, तो उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले पर्शियन गल्फ में कौन से रीजन आते हैं, तो इसमें आपका ईरान आता है, यूएई आता है, सऊदी अरब आता है, कतर आता है, फिर आपका बहरीन आता है, कुवैत आता है, इराक आता है। तो टोटल इन सभी देशों को मिला करके हम पर्शियन गल्फ में देशों को काउंट करें तो टोटल आपके 8 के आसपास देश हमें देखने को मिलते हैं। टोटल 8 कंट्रीज पर्शियन गल्फ रीजन में है। और ये 8 कंट्रीज की इंपॉर्टेंस ये है कि इसी पर्शियन गल्फ रीजन के आसपास, कोस्टल रीजन के आसपास जितनी भी वर्ल्ड में ऑयल की प्रोडक्शन होती है, उसका 50% मिनरल ऑयल इसी रीजन से प्रोड्यूस किया जाता है। साथ ही साथ ये जो रीजन है आपका, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड भी है। तो फिशिंग ग्राउंड होने के साथ साथ यहाँ पर कई सारे कोरल रीफ्स भी प्रेजेंट हैं जिनका नेचर रॉकी है। सो इस वजह से ये जो पूरा का पूरा पर्शियन गल्फ है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स वाला रीजन है, और इंडिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस रीजन के इंपॉर्टेंस को अगर हम समझें, तो देखो, इस इंपॉर्टेंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले 3E का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं हम लोग कि इंडिया के लिए 3E के सेंस में ये रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, पूरा पर्शियन गल्फ वाला रीजन जिनमें ये 8 देश मैं यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, एनर्जी का इशू है। एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे आप तो इंडिया का टोटल 53% ऑयल,
ठीक है, और 41% गैस जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसका 53% और उसका 41% जो इंपोर्ट है वो हम इसी रीजन से करते हैं। तो अगर ये रीजन कल को किसी भी तरीके से केओस की सिचुएशन में जाता है तो हमारा इतना सिग्निफिकेंट इंपोर्ट जो है वो अफेक्ट हो सकता है। फिर दूसरा हमारे लिए चिंता है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में चिंता हमारा इस तरीके से है कि इंडिया जितना भी अपना ग्लोबल ट्रेड करता है, इंडिया का टोटल जितना भी ग्लोबल ट्रेड है, उस ग्लोबल ट्रेड का 1/5 ट्रेड हम लोग इसी रीजन के साथ करते हैं। तो वो वहां पे हमारा ट्रेड भी अफेक्ट हो सकता है। फिर इकोनॉमी के बाद थर्ड इंपॉर्टेंट जो ई है इस फैक्टर में गल्फ के साथ, वो है एक्सपेट्रिएट्स का फैक्टर। एक्सपेट्रिएट्स के फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 2/3 के आसपास इंडियंस जो बाहर रहते हैं वो आपका इसी गल्फ रीजन में रहते हैं, जिनकी संख्या कुछ आपकी 9 मिलियन के आसपास है। और इन 9 मिलियन जनसंख्या से जो रेमिटेंसेस भेजा जाता है, जो पैसा भेजा जाता है भारत में, उसकी टोटल वैल्यू है आपकी ऑलमोस्ट अराउंड 40 से 50 बिलियन डॉलर के आसपास। अगर आप इसको समझना चाहें तो ये वैल्यू है लगभग इंडिया की 2 से 3% जीडीपी के आसपास। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई भी अनस्टेबिलिटी आती है इस रीजन में, तो इस सेंस में इंडिया के लिए जो चिंताएं हैं वो चिंताएं पैदा हो सकती हैं, और इस वजह से इस रीजन की इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद बात करें तो ये जो गल्फ रीजन है, ये गल्फ रीजन हमारा एक तरीके से एक्सटेंडेड नेबरहुड है। एक्सटेंडेड नेबरहुड का मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी अगर कंसर्न्स पैदा होती हैं, तो जैसे ईरान है, ईरान के बगल में ही पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में भी सिचुएशन बदल सकती है यहाँ पर अगर सिचुएशन चेंज होती है तो, क्योंकि नेबर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ेगा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अगर किसी प्रकार से कोई इंस्टेबिलिटी आती है, या फिर अलकायदा या आईएस जैसे ग्रुप का प्रेजेंस वहां पे बढ़ता है इन देशों में इंस्टेबिलिटी की वजह से, तो उसकी वजह से इंडिया की भी चिंताएं बढ़ सकती हैं। फिर दूसरी बात, ईरान जैसे देशों में हमारा ऑलरेडी काफी इंटरेस्ट है, क्योंकि उसके थ्रू हम लोग सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होना चाहते हैं, अफगानिस्तान से जुड़ना चाहते हैं। तो हमारे जो वो एम्बिशन है, वो एम्बिशन भी यहाँ पर सीरियसली अफेक्ट हो जाते हैं इन एक्सटेंडेड नेबरहुड में, जब सिचुएशन हमें इंटेंस होते हुए दिखती है तो। फिर दूसरी बात, यहाँ पर इन देशों के साथ, काफी सारे देशों के साथ हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी इन्वॉल्व है अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो वहां पर भी एक इश्यू बनता है अगर ये क्षेत्र आपका एक केओस की सिचुएशन में जाता है तो। और भी काफी सारे चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए इस रीजन में, जिसको इंडिया को एड्रेस करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर यही चैलेंजेस इंडिया के और एग्रेवेट होते चले जाएंगे अगर ये क्राइसिस आपकी इसी तरीके से एग्रेवेट होती रही तो। जैसे कि अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस है, तो देख रहे हैं आप, सबसे पहले जैसे रुआबी नाम के जहाज पे जब ये अटैक किया गया यमन के द्वारा, तो उसमें 7 इंडियन क्रू भी थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि अगर इस तरह के क्राइसिस होते हैं तो जो 9 मिलियंस एक्सपेट्रिएट्स इन सब क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकती है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स कैन बी अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया इफ दिस रीजन बिकम अनस्टेबल। दूसरी बात, अगला जो चैलेंज है इंडिया और गल्फ के रिलेशन में, वो दूसरा चैलेंज है कि ईरान जैसे देशों में या बाकी के देशों में भी, गल्फ देशों में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। और चाइना के इन्फ्लुएंस बढ़ने की वजह से हमारी जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है, उस स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को कुछ ना कुछ यहाँ पे थ्रेट पहुंच सकता है। अगला जो चैलेंज है इस रीजन में, कि अगर ईरान और यहाँ पे सऊदी इसी तरीके से लड़ते रहे अगर, तो इंडिया के लिए एक ये बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरीके से वो अपने रिलेशन को बैलेंस करता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया को दोनों ही ब्लॉक की जरूरत है, राइट। और इसमें केवल ईरान और सऊदी की बात नहीं है, यहाँ पे ईरान और सऊदी के साथ साथ ईरान के जब रिलेशन यूएसए से भी खराब होते हैं, तो वहां पे भी हमें यूएसए और ईरान के साथ किस तरीके से रिलेशन बैलेंस करना है, वो भी एक हमारे लिए चिंता का कारण बनता है। फिर उसके बाद इसराइल के साथ भी इनके कुछ अच्छे रिलेशन नहीं है, बट हमें तो दोनों के साथ बना के रखना है। तो यहाँ पर रिलेशन को कैसे बैलेंस किया जाए, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पे बन के आता है। फिर चौथा जो इश्यू हो सकता है इस रीजन में इंस्टेबिलिटी के कारण, वो हो सकता है यहाँ पे रेडिकलाइजेशन ऑफ सिटीजन्स। देखो जिस तरीके से यहाँ पर इतने सारे इंडियंस रहते हैं बाहर, यहाँ पे अगर जो अलकायदा आईएसआईएस जैसे ग्रुप का प्रेजेंस बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उनके कांटेक्ट में इंडियंस भी आ सकते हैं, जहां पे उनका ब्रेन वॉश करके उनको भड़काया जा सकता है, और इस तरीके से उनको इंडिया में भेज करके अपनी प्रेजेंस बढ़ाई जा सकती है। या फिर
इन्हीं देशों में जितने ज्यादा सिटीजन, इन्हीं के सिटीजन लोग रेडिकलाइज होंगे, उतना ही ज्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे ये टेररिज्म की एक्टिविटीज में, और उसके कारण जो रीजन है वो और इनस्टेबल होगा, और वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी एक गलत बात है। तो ये भी एक चैलेंज है इस तरह के सिचुएशन के कारण। और कोरोना क्राइसिस के बाद से जब से फ्यूल प्राइसेस बढ़ा है, तो ऑलरेडी काफी सारे मतभेद इन सब देशों के साथ देखे गए हैं हमारे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इन सभी चैलेंजेस को भी एड्रेस करने की जरूरत है। और यहाँ पर जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अगर जितनी पीस बनी रहे इस रीजन में, उतना बेटर होगा हमारे लिए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने डिस्कस किया आपके साथ यमन क्राइसिस, और यमन क्राइसिस के साथ साथ ओवरऑल गल्फ में अगर इंस्टेबिलिटी होती है तो उसका क्या चैलेंज होगा इंडिया के लिए, क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया पर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। थैंक यू।